व्यंग लेख का शीर्षक है पीएम का एम्बुलेंस प्रेम। खबर है कि जब से प्रधानमंत्री एम्बुलेंसों से रास्ता कटवाने लगे हैं, बिल्लियां भारी तनाव में हैं। आजकल प्रधानमंत्री कहीं भी आ जा रहे हों, एम्बुलेंस को रास्ता अवश्य देते हैं, बल्कि कई बार तो लगता है कि वे सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ही कहीं आते जाते हैं। करुणा निधान होने से अधिक लाभदायी है करुणा निधान दिखना। चींटियों को आटा डालते हुए का फोटो छप जाए तो हाथी बन जाने जैसा प्राउड फील होता है। कैमरे के आविष्कार से पहले करुणा निधान बनाने का काम कवि किया करते थे। नरोत्तम स्वामी ने सुदामा चरित्र में अश्रु जल से सुदामा के पैर धोने का कारुणिक चित्रण करके कृष्ण को करुणा निधान बताया ही है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। कवि और कैमरा राजा की ब्रांडिंग के लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं। सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से धुलवाने से इस बात की ओर आज तक ध्यान नहीं गया कि एक ही आश्रम में एक ही गुरु संदीपन से पढ़कर भी एक बालक दीन और दूसरा दीनदयाल कैसे बना। प्रधानमंत्री के एम्बुलेंसों को रास्ता देते रहने से हम दर्शक कहां सोच पा रहे हैं कि हमें अच्छे अस्पताल और सस्ता इलाज क्यों नहीं मिलते। रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में आए 20,000 भारतीय एमबीबीएस स्टूडेंट्स और उनके परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। सीन पूरा फिल्मी बन पड़ता है, जैसे कई बार रिहर्सल कर करके फिल्माया गया हो। मध्य में प्रधानमंत्री की गाड़ी, आगे एम्बुलेंस और पीछे कैमरे का लेंस। गहराई से देखने पर भी समझ में नहीं आता कि दया का पात्र रास्ता मांगने वाला है या रास्ता देने वाला। ऐसी कश्मकश भी देखने को मिलती है कि पीएम की गाड़ी का ड्राइवर सोचता है कि एम्बुलेंस निकले तो मैं आगे बढ़ूं, और एम्बुलेंस का ड्राइवर सोचता है कि पीएम की गाड़ी निकले तो मैं आगे बढ़ूं। अंत में भरत मिलाप सा होकर शूटिंग संपन्न होती है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे रोज रोज प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे एम्बुलेंस आ जाती है। यह संयोग है या प्रयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री द्वारा एम्बुलेंसों को नियमित रास्ता देते रहने से एम्बुलेंस वाले प्रधानमंत्री आवास जाकर पूछ आते हो कि हमें कल किधर आना है। संभव है ऐसा भी होने लगे कि प्रतीक्षारत एम्बुलेंस ड्राइवर प्रधानमंत्री को फोन करके पूछे कि साहब रास्ता देने आ रहे हो या अन्य रास्ते से अस्पताल चला जाऊं। जवाब मिले कि तुम किधर से कहीं भी जा सकते हो, मैंने दूसरी एम्बुलेंस को रास्ता देकर दया प्रदर्शन का अपना आज का कोटा पूरा कर लिया है। हो सकता है प्रधानमंत्री के एक दिन में एक ही एम्बुलेंस को रास्ता देने की मजबूरी के चलते निर्णय लॉटरी निकालकर किया जाने लगे, अथवा डॉक्टरों की टीम जांच करके बताए कि जिस एम्बुलेंस में लेटे मरीज की हालत अधिक गंभीर हो उसी को रास्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री से रास्ता मांगने के क्रेज के चक्कर में सामान्य मरीज भी असामान्य होने का अभिनय करने लग सकते हैं। आखिर दयालु होने का अभिनय किया जा सकता है तो गंभीर मरीज होने का अभिनय क्यों नहीं किया जा सकता। अब तो बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री की गाड़ी रास्ते में मिलने वाली एम्बुलेंसों को टोचन कर करके अस्पतालों तक छोड़ने जाया करेगी। व्यंग लेख का शीर्षक है मां के पैर छूने का फिल्मांकन।
मां के पैर छूने का मजा तभी है जब हर ओर कैमरे लगे हों। कैमरों से घिरकर मां के पैर छूना जितना आशीर्वादकारी होता है, छुआना भी उतना ही रोमांचकारी होता है। अतः सुपुत्र कैमरा जीवी हो तो पैर छुआते वक्त समझदार मां खुद ही टोक देती है कि बेटा कैमरे वैमरे तो लग जाने दे। वाह क्या सीन होता है। मां कुर्सी पर बैठी है, उसके चरणों में झुका हुआ लाडला, लाडला से तात्पर्य कैमरों को देखकर लाड में आए हुए बेटे से है। उसके चरणों में झुका हुआ लाडला कैमरों की ओर देख रहा है और उसने अपने हाथों से मां के पैरों की बजाय मजबूती से कुर्सी के पाये पकड़ रखे। बेटे की इस लापरवाही से मां और आह्लादित तो हो उठती है। आखिर बेटा कुर्सी की मजबूती के लिए ही तो उसके पैर छूने घर आया है। भारत भावुकता प्रधान देश है। राजनीतिक रण क्षेत्र में पैर उखड़ने पर मां के पैर छूने के फोटो वीडियो का बड़ा सहारा रहता है। चुनावी महासागर में तूफान उठने से हिचकोले खाते जहाज के लिए मां के चरण स्पर्श वाले चित्र चलचित्र लंगर का काम करते हैं। यूं तो पैर मां के ही नहीं पिता के भी छुए जाते हैं, लेकिन पिता के पैर छूते की फोटो से माइलेज नहीं मिलता। वैसे भी अपने आप पिता के पैर छूने में नफा की जगह नुकसान की आशंका रहती है, क्योंकि भारतीय पिता के पैरों में लातों के गुण भरे होते हैं। बेचारे एक पिता को फादर्स डे पर भी चरण स्पर्श कराने का सौभाग्य नहीं मिला, तो उसे लगा उसके पैर जयपुर फुट में बदल गए। एक महापुरुष ने तो पैर छुआने की गजब तरकीब निकाली। अस्पताल में भर्ती हुए और अपने दोनों पैरों पर प्लास्टर बंधवा लिए। जेब में पैसे हों तो स्वस्थ पैरों पर भी प्लास्टर चढ़ाने वाले खूब हैं। दिन में 2-4 बार डॉक्टर कंपाउंडर छूकर उनके प्लास्टरों की कंडीशन देखते और उस छुअन को वह चरण स्पर्श का सुख समझते। पुनः मां के चरणों की ओर लौटते हैं, क्योंकि मां की अनदेखी करने वाले भी मां ही के कदमों में जन्नत बताते हैं। मां के चरण स्पर्श का फिल्मांकन विज्ञान है या कला? पॉलिटिकल साइंस के अनुसार मां के चरण स्पर्श का फिल्मांकन विज्ञान और कला दोनों है। यानी ऐसा विज्ञान जो पहुंचे हुए कलाकार को और कलात्मक ऊंचाई पर पहुंचाता है। मां के चरण स्पर्श का सीन फिल्माना उतना आसान नहीं होता है जितना दर्शक समझते हैं। छूने वाले के लिए भी ऐसा भर नहीं होता है कि 2 मिनट पैर ऐसे छू दिए जैसे 2 मिनट का मौन रख रहे हो। भले ही मां के चरण स्पर्श की शूटिंग 2 ही मिनटों की हो, पर तनाव 2 सदियां काटने जितना भुगतना पड़ता है। फ्रेम में होने को मां बेटा 2 ही होते हैं, पर पूरा टीम वर्क जरूरी होता है। लाइट, कैमरा, एक्शन सब सर्जिकल स्ट्राइक मोड में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कुशल कैमरामैन की तलाशी काफी जानलेवा होती है। नए रैली जुलूस कवर करने वाले कैमरामैन काम आते हैं और नए शादी ब्याह वाले। चरण स्पर्श करते बेटे को आशीर्वाद देती मां के भाव वह कैमरामैन पकड़ ही नहीं सकता है जो आशीर्वाद समारोह शूट करता फिरता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया और जसोदा हरि पालने झुलावे टाइप दोनों भाव कैमरे से एक साथ साधने होते हैं। मां के चरण स्पर्श की श्रेष्ठ शूटिंग वही कैमरामैन कर सकता है जिसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मां के पैर छूते हुए की डीपियां चेप रखी हूं। व्यंग लेख का शीर्षक है बेशर्म ढंग। कला की यह सदगति है कि जो तानसेन अकबर के नवरत्नों में था, उसके नाम पर पान मसाला बिकता है। बॉलीवुड वालों के तो कहने ही क्या, कोई पर्दे पर भूत दिखाकर ताबीज बेच रहा है और कोई मछलियां दिखाकर कांटे।
त्याग, संघर्ष और गर्व की तो ऐसी कई फिल्मी कहानियां बिखरी पड़ी हैं कि फलां छोटा सा आर्टिस्ट छोटे से कस्बे से लोहे का छोटा सा बॉक्स लेकर निकला था और आज मुंबई में बड़ा ऑफिस चलाता है, क्योंकि अगले की नजर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर थी। एक परिचित ने सुर छेड़ा, रंगारंग गाना रिलीज हुआ है, बेशर्म रंग, देखा क्या? मैंने ताल मिलाई, गाना तो सुना जाता है, देखा थोड़ी ही जाता है। हाँ, सोशल मीडिया की मेहरबानी से बेशर्म रंग गाना भी देखा सुना है और गाने को लेकर हो रहा हो हल्ला भी देख सुन रहा हूं। उसने आलाप लिया, मुझे तो गीत संगीत की समझ उतनी ही है जितनी फिल्म वालों को देश की है। बेशर्म रंग गाने को लेकर आपकी क्या राय है? मैं बेताला हुआ, अंतर ही पता नहीं कर पा रहा हूं कि गाने और हो हल्ला में से कम निरर्थक कौन सा है। वह पंचम में बोला, मुझे तो गाना देखकर रंग बेशर्म नहीं ढंग बेशर्म लगा। मैंने धूम तिरकिट की। दरअसल रंग ढंग से इतर पड़ताल इस बात की होनी चाहिए कि रचनाकार का असली मकसद क्या था, शौक पूरा करना, पैसा बनाना या सामाजिक दायित्व निभाना। वह अवरोही से आरोही हुआ, हॉकी पर फिल्म बनाकर उससे हुई कमाई को क्रिकेट में इन्वेस्ट करने वाले व्यावसायिक कौशल वाला हीरो इस बार टाइमिंग को लेकर गच्चा खा गया। शाहरुख खान ने बाहर जाती गेंद छेड़ दी। मैं सम पर आया। इस रंगासियारी दौर में शाहरुख खान तो क्या, रसखान तक मुश्किल में पड़ सकता था। जैसे ही रसखान कहता, मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, वैसे ही भक्तगण बेचारे भक्त कवि को ट्रोल करना शुरू कर देते कि इतनी पोल अब नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिलने पर कोई रसखान होकर गोकुल तो छोड़िए ब्रज में ही नहीं बस सकता। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। सुनकर दूसरा ट्रोल भड़क उठता, देख रसखान, पुनर्जन्म मिलने पर पशु बनने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चरने के मुगालते में मत रहना। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। सुनते ही 10-20 ट्रोलर पत्थर उठा लेते कि अच्छा, इंद्र को सबक सिखाने के लिए हमारे हरि ने जिस गोवर्धन पर्वत को चिट्टी अंगुली पर उठाकर छत्र की तरह तान दिया था, एक रसखान नामधारी उसका पत्थर बनना चाहता है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पंक्ति पर तो ट्रोल गैंग रसखान को ऐसा हड़काती कि बेचारे को पुनर्जन्म वाला आइडिया ही कैंसिल करना पड़ता। जो इस जन्म में कालिंदी के तट पर बने ताजमहल को तेजो महल बनाने पर तुले हों, वे भला किसी रसखान नाम वाले को भावी जन्म में कालिंदी कूल के कदम वृक्षों पर कैसे बसेरा करने दे सकते थे, भले ही वह पक्षी ही हो। असंख्य गर्वोक्तियां ऐसी भी होती कि देखो देखो, रसखान भी पुनर्जन्म और हरि महिमा की कविताएं करने लगा है, क्योंकि अब सारे रसखानों को पता चल गया है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है। व्यंग लेख का शीर्षक है मूर्खता बनाम मूर्खता। दोनों ने दीवारें भी उठा रखी हैं और काठ की तलवारें भी। एक के पेस्ट का जवाब दूसरा कटपेस्ट से देता है। एक अपनी फेसबुक वॉल पर पेंसिल का फोटो पोस्ट करे तो झट दूसरा अपनी फेसबुक वॉल पर रबर का फोटो चिपका डाले। एक अपने चहेते हीरो की बकवास फिल्म एक बार देखे तो दूसरा अपने चहेते हीरो की बकवास फिल्म अनेक बार देखे। प्रतिशोध की प्रतिस्पर्धा देखिए कि एक सादा पान खा आए तो दूसरा जर्दे वाला खा आता है। ज्यों ही सादा पान खाने वाले को पता चलता है
कि विरोधी ने जर्दे का पान खाकर उस पर बढ़त बना ली है, तो वह अध खाया सादा पान थूक कर जर्दे वाला एक पान खाने और एक बंधवा कर लाने निकल पड़ता है। एक ने मुंह धोते की सेल्फी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई नहीं कि दूसरा नहाते हुए की सेल्फी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट के लिए मुंह धोते की बेटर सेल्फी के लिए मुंह धोए जा रहा है, तो दूसरा बेस्ट के लिए नहाए जा रहा है। एक ने अपनी रोते हुए की सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, तो दूसरे ने अपने रोते हुए का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर इस गर्व भरे कैप्शन के साथ डाला। एडवांस लोग एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। दोनों जन शत्रुता की होड़ा होड़ी में सुख ही नहीं, रोग शोक में भी कमतर नहीं पड़ते। एक ने अपने स्वर्गीय दादाजी की पुण्यतिथि पर उनका फोटो ट्वीट कर लिखा, मधुमेह की वजह से गोलोकवासी हुए थे। दूसरे ने अपने स्वर्गीय परदादाजी का फोटो मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट ट्वीट कर लिखा, हमारे घर में मधुमेह तुमसे एक पीढ़ी पहले आ चुका था। एक परीक्षा में फेल हो गया, तो दूसरा इस आशंका के चलते परीक्षा में ही नहीं बैठा कि बाई द वे पास हो गया तो दुश्मनी में फेल हो जाऊंगा। एक दूसरे पर नजर बनाए रखने के लिए न सिर्फ दोनों एक दूसरे को सतत फॉलो और वॉच करते हैं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की मुखबिरी के लिए आदमी भी रख छोड़े। एक को उसके मुखबिर ने खबर दी कि दुश्मन के नाक पर खरोंच लग चुकी है, तो दूसरा गूगल पर नाक पर खरोंच लगाने के तरीके सर्च करने लगा। एक दिन एक के मुखबिर ने गुप्त जानकारी दी कि तुम्हारे दुश्मन के पास रेडियो नहीं है, जबकि तुम्हारे पास है। बैरी का बाजा बजाने का सही मौका है। पता लगते ही उसने बाजार से 4 बैटरी सेल खरीदकर रेडियो में डाले और गाना बजाते हुए 2 चक्कर दुश्मन के घर के लगा डाले। दूसरे ने खुद को हारा हुआ महसूस किया। वह करे तो क्या करे, घर में रेडियो है नहीं, टीवी लेकर दुश्मन के घर के 2 तो क्या एक भी चक्कर नहीं लगाया जा सकता, और मोबाइल फोन पर गाने बजाते हुए चक्कर काटे तो हेठ ही हो जाए। उसने अपने एक परिचित से उसका रेडियो मांगा। परिचित ने यह कहकर रेडियो देने से मना कर दिया कि जैसे ही मेरे दुश्मन को पता लगेगा कि मेरा रेडियो मेरे पास नहीं है, तो वह अपना रेडियो बजाते हुए मेरे घर के चक्कर काटने लगेगा। उसने दिमाग दौड़ाया। परिचित ने जब रेडियो नहीं दिया, तो उसने अपने मोबाइल के कैमरे से उसके रेडियो की फोटो खींचकर इस कैप्शन के साथ ट्वीट किया, चोर मचाए शोर। दोनों बदले की आग को रियल वर्चुअल पंखों से हवा देने में बराबर भिड़े हैं, अंजाम जो भी हो।